प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ने के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटो का साम्यवाद या प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। देखिए, प्लेटो की ये साम्यवाद पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं साम्यवाद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अगर हिंदी वर्ड साम्यवाद को आप देखें तो आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक साम्य और दूसरा वाद। तो साम्य का मतलब होता है सबको समान मानना और वाद मतलब विचारधारा। तो सीधा सा इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी विचारधारा जो सबको समान माने। एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब किसी भी शब्द के आगे वाद लगा होता है तो वो एक निश्चित विचारधारा को ही दिखाता है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, जहाँ पर आईएसएम या इज्म लगा होता है वो एक निश्चित विचारधारा को दिखाता है। जैसे मार्क्सिज्म है तो वो पूरी मार्क्स की विचारधारा को कवर करता है। प्लेटो का साम्यवाद जब हम पढ़ते हैं तो प्लेटो का साम्यवाद दो प्रकार का साम्यवाद है, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। अब ये साम्यवाद क्या होता है, क्यों दिया है, किसके लिए दिया है, वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि साम्यवाद जो है वो उसका अर्थ क्या होता है। तो साम्यवाद का मीनिंग होता है रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप एंड सपोर्ट कॉमन ऑनरशिप। मतलब निजी स्वामित्व के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व के स्थान। सामूहिक स्वामित्व का मतलब होता है कि ग्रुप का अधिकार उस पर हो। निजी स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो। अगर कोई एक वस्तु हो तो उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर जब पूरे समूह का अधिकार होता है तो उसको साम्यवाद बोला जाता है। देखिए, इसको इजीली आप कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक रूम में रहते हैं जहां आपके साथ आपके 4 और रूममेट्स हैं, आप 5 लोग रहते हैं। तब आपके पास क्या है, एक स्टडी टेबल है, ठीक। और उस स्टडी टेबल को आप सभी लोग इक्वली यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति निजी तौर पर उसका यूज कर रहा है। जब आपको आवश्यकता है आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो जो स्टडी टेबल हुई वो किसी की प्राइवेट ऑनरशिप में नहीं हुई ना, वो किसी की निजी संपत्ति थोड़ी ना हुई। उस पर तो आपकी कॉमन ऑनरशिप हुई, उस पर आपका सामूहिक स्वामित्व हुआ, आपका इक्वली सबका समान अधिकार हुआ, सभी यूज कर रहे हैं। तो यही जो साम्यवाद है उसका मीनिंग यही होता है, रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप एंड सपोर्ट कॉमन ऑनरशिप। अब देखिए, प्लेटो ने कितने टाइप के साम्यवाद दिए हैं ये जानने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं कि प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया है वो दिया किसके लिए है। तो प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया है वो स्पार्टा के अनुभवों से दिया है और स्त्री पुरुष को समान मानते हुए उसने साम्यवाद दिया है। और ये किसके लिए दिया है, तो ये सिर्फ दो वर्गों के लिए दिया है उसने, अभिभावक वर्ग के लिए। अभिभावक वर्ग जो है इसमें दो वर्ग आपके आते हैं, जो हमने पहली वीडियो में देखा था कि प्लेटो ने 3 वर्ग बताए थे, एक तो शासक, सैनिक और तीसरा उत्पादक। तो जो साम्यवाद है वो किसके लिए है, वो तीनों के लिए बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ दार्शनिक राजा या शासक वर्ग के लिए और सैनिक वर्ग के लिए है। मतलब जो गार्जियन क्लास में वर्ग आते हैं दोनों, सिर्फ उन्हीं के लिए साम्यवाद है और किसी वर्ग के लिए नहीं है। इन दो वर्गों के लिए ही उसने साम्यवाद दिया है। अब आगे देखते हैं कि प्लेटो ने साम्यवाद कितने टाइप का दिया है। तो देखिए, प्लेटो ने 2 टाइप का साम्यवाद दिया है। एक साम्यवाद उसका है संपत्ति का साम्यवाद या कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा है परिवार या पत्नियों का साम्यवाद, मतलब कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड वाइफ्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये संपत्ति का साम्यवाद क्या है। तो देखिए, प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो शासक और सैनिक वर्ग होंगे, मतलब जो अभिभावक वर्ग होंगे, उसकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब ना ही उनका कोई घर होगा प्राइवेट, तो अब रहेंगे कहाँ वो एक ऐसे राजगृह में रहेंगे जो स्टेट द्वारा बनाया गया होगा। मतलब उनके लिए अलग से एक कॉटेज टाइप का या शेल्टर टाइप का जो भी बनाया हो वो बनाया हुआ होगा, जिसमें जो पूरा आपका दार्शनिक राजा और पूरा दार्शनिक राजा या शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों आते हैं, वो दोनों उस राजगृह में ही रहेंगे।
सब ग्रुप में रहेंगे, यहाँ कोई भी अलग नहीं रहेगा। जितने भी लोग ये दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग में आएंगे, मतलब पूरी जो गार्जियन क्लास होगी उसमें कितने भी लोग हों, 50 हों, 60 हों, 100 हों, वो सब एक साथ रहेंगे। और देखिए मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ मेल फीमेल दोनों रहेंगे, क्योंकि शासक और सैनिक वर्ग में उसने दोनों को शामिल किया है। दार्शनिक राजा या शासक वर्ग जो होगा वो भी, और सैनिक वर्ग वो भी, जो पूरा का पूरा एक स्टेट में जो पूरा वर्ग होगा वो इस कॉटेज में रहेगा। उनकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए उसने दिया है पत्नियों का साम्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो मेल फीमेल रहेंगे ना, उसमें क्या होगा, कोई भी एक महिला किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं होगी। एक महिला किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं होगी, बल्कि वो पूरे ग्रुप की पत्नी होगी। उसके जो रिलेशन होंगे वो पूरे ग्रुप के साथ होंगे। ऐसे ही एक पुरुष जो होगा वो किसी एक महिला का पति नहीं होगा। मतलब मैरिज जैसा कोई इंस्टीट्यूशन वहां नहीं है, शादी जैसा कोई भी बंधन नहीं है। एक पुरुष के कितनी भी महिलाओं के साथ संबंध हो सकते हैं और एक महिला के कितनी ही पुरुष के, और सिर्फ उनके जो दार्शनिक राजा या सैनिक वर्ग में शामिल हैं। तो देखिए ये क्या कहता है कि एक महिला का कोई एक पुरुष पति नहीं होगा, और एक जो पुरुष है उसकी कोई एक महिला पत्नी नहीं होगी। इसी को बोला है उसने पत्नियों का साम्यवाद। मतलब जो पत्नियां होंगी वो सामूहिक रूप से सभी की पत्नियां होंगी। मैंने आपको बताया अभी साम्यवाद का जो मैंने मीनिंग बताया, उसमें बताया मैंने कि किसी एक वस्तु पर, यहाँ पर तो व्यक्ति की बात आती है, लेकिन किसी एक वस्तु पर या किसी एक चीज पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर सामूहिक रूप से सबका अधिकार होगा। तो प्लेटो ने यही कहा है कि जो अभिभावक वर्ग होगा उसमें जो महिलाएं होंगी, तो जो ये दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग होगा, इनका किसी एक महिला पर निजी अधिकार नहीं होगा किसी एक व्यक्ति का, बल्कि जो एक महिला है उस सबकी सामूहिक रूप से पत्नी हो सकती है, और एक पुरुष वो सबका सामूहिक रूप से पति हो सकता है। यही है प्लेटो का परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। अब इसी को बढ़ाते हुए जो पत्नियों का साम्यवाद है, अब यहाँ पर देखिए जब पति पत्नी है तो उनके बच्चे भी होंगे। अब ये क्या कहता है प्लेटो, प्लेटो कहता है कि जो जिन बच्चों का जन्म होगा ना, उनको ये भी पता नहीं होगा कि उनका पिता कौन है। और जैसे ही वो बच्चे जन्म लेंगे तो जन्म के तुरंत बाद उनको एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा जो स्टेट के द्वारा एक निश्चित जगह होगी, जहां पर उन बच्चों का पालन पोषण होगा। या शेल्टर हो सकता है, कोई कॉटेज टाइप का ऐसा बना दिया जा सकता है, जैसे आश्रम टाइप का, कि वहां पर उनको तुरंत पहुंचा दिया जाएगा जन्म के एकदम बाद। तो वहां ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से उस बच्चे को ये भी पता नहीं चल पाएगा कि उसके मम्मी पापा कौन है, तो उसके माता पिता कौन है ये पता थोड़ी ना चल पाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए परिवार का साम्यवाद क्यों बोला है ये समझिए। यहाँ पर जब बच्चे को पता नहीं चल पाएगा उसके माता पिता कौन है, पति पत्नी एक साथ रहेंगे ही, तो परिवार जैसा कोई संस्था बन ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए इसको बोला है परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। पत्नियां सामूहिक रूप से सभी की पत्नी होंगी, जो बच्चे हैं वो सामूहिक रूप से सभी के बच्चे होंगे। तो यहाँ परिवार जैसा कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको बोला है परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। अब देखिए आपको थोड़ा सा पढ़कर ऐसा लग सकता है कि बहुत मतलब अनैतिक टाइप है, और है भी। तो प्लेटो ने इसको नैतिक बनाते हुए, या प्लेटो ने इसके पक्ष में जो तर्क दिए हैं वो क्या दिए हैं, प्लेटो साम्यवाद के पक्ष में क्या तर्क देता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए प्लेटो ने साम्यवाद को सही बताने के लिए ये 2-3 लॉजिक दिए हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला तर्क उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से, ये साम्यवाद लाने से भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसको समझिए कैसे भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए जब कोई एक व्यक्ति सत्ता में होता है तो वो क्यों भ्रष्टाचार करता है, क्यों पैसा इकट्ठा करता है, क्यों करप्शन करने की कोशिश करता है, ताकि उसकी फैमिली अच्छे से रहे। पैसा इकट्ठा तभी तो करता है। तो जब परिवार जैसा कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं होगा, कोई संस्था ऐसी नहीं होगी, विवाह जैसी कोई क्रिया नहीं होगी वहां पर, तो परिवार नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। मतलब पैसा इकट्ठा कर भी लेता है तो वो किसको देगा, निजी संपत्ति रख नहीं सकता है और परिवार उसका है ही नहीं, तो ऐसा करके वो भ्रष्टाचारी नहीं बनेगा, भ्रष्टाचार करेगा ही नहीं। दूसरी चीज क्या है, इन्होंने बोला है कि जो शासक और सैनिक वर्ग है वो ऐसा करके पत्नियों को ना रख के कंचन कामिनी के मोह से मुक्त हो सकता है। मतलब जो एक इमोशंस होते हैं उनसे मुक्त रह सकता है।
ऐसा करके वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब इमोशंस में नहीं पड़ेगा तो वो डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ेगा। जब डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो अपना काम आसानी से करेगा। तो दूसरा तर्क इन्होंने ये दिया है। तीसरा एक तर्क इन्होंने दिया है कि ऐसा करने से भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म नहीं होगा। नेपोटिज्म क्या होता है उसको समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके ज़िले में एक अधिकारी है। अब उसको अधिकार है कि वो 4 ऐसी जॉब हैं जो उस वो इंटरव्यू से भर सकता है। उन पोस्ट को वो इंटरव्यू से भर सकता है। तब वो क्या करेगा अधिकारी, जो उसके रिलेटिव होंगे, उसके भाई भतीजे या जो भी उसके रिलेटिव होंगे, जो उस पोस्ट के लिए योग्य होंगे, वो पार्शियलिटी करके उनको वहाँ ले आएगा। इसको बोलते हैं भाई भतीजावाद। तो यहाँ पर तो कोई किसी का भाई है ना, भतीजा है ना, पुत्र है ना, कुछ भी। तो यहाँ पर तो भाई भतीजावाद होना बनता ही नहीं है। तब प्लेटो साम्यवाद के पक्ष में ये तर्क देता है कि ऐसा करने से भाई भतीजावाद नहीं होगा। अगला जो तर्क देता है प्लेटो, वो कहता है कि इस तरह से महिला मुक्ति संभव। जो परिवार या पत्नियों का साम्यवाद लाता है ना, इसको सही बताते हुए प्लेटो कहता है कि ऐसा करने से महिला मुक्ति संभव है। महिला मुक्ति कैसे संभव है? देखिए, प्लेटो मानता है कि जो महिलाओं की जो दुर्दशा होती है और जो महिलाएं पीछे रह जाती हैं, वो किस वजह से रह जाती हैं? क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, घर में रहती है, 4 दीवारी में बंद रहती हैं, जो बच्चों हैं उनके बच्चों के पालन पोषण में अपना पूरा समय गंवाती हैं और अपने व्यक्तित्व को चमकाने में, अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में, सुधारने में वो कोई ध्यान नहीं देती। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या फिर आगे बढ़ने में, अपनी एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दे पाती है। तो जब वो ऐसे शादी जैसे किसी बंधन में बंधेंगी ही नहीं या परिवार जैसी कोई संस्था नहीं होगी, तब क्या होगा, वो ऐसा करके अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। मतलब जो एक दास जैसी जिंदगी वो जीती है, उससे वो मुक्त हो सकती है। तो ये सब तर्क के माध्यम से प्लेटो ने अपने साम्यवाद को सही बताने का प्रयास किया। अब इसके कुछ क्रिटिक भी हुए हैं। इन आलोचकों में कुछ नाम ऐसे हैं, देखिए, नेटार्क, अरस्तु, एरिस्टोटल जिनको बोलते हैं, और कार्ल पॉपर। इन सब ने, और भी बहुत सारे हुए हैं, इन सब ने इनकी आलोचना की है। नेटार्क ने जो ये साम्यवाद है प्लेटो का, इसको अर्ध साम्यवाद कहा है। वैसे जो कार्ल पॉपर हैं, उन्होंने इसे फासिस्ट या पहला फासीवादी कहा है। फर्स्ट फासिस्ट किसने कहा है? कार्ल पॉपर ने। ये सब क्वेश्चंस आपके 1 लीनियर क्वेश्चन जो होते हैं CUET या फिर बाकी एग्जाम से पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो कार्ल पॉपर ने क्या कहा है? फर्स्ट फासिस्ट कहा है इनको, पहला फासीवादी कहा है। और इनकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है वो इनके खुद के जो शिष्य हैं, स्टूडेंट है अरस्तु, वही है। उन्होंने कहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है निकट का रिश्तेदार होना। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने में क्या है, ना तो वहाँ पिता का पता चल रहा है, ना माता का, किसी का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इससे अच्छा है ना कि उनका कोई निकट का ही रिश्तेदार हो। तो ये था प्लेटो का साम्यवाद।